जिक्र किया, तमाम और भी लोग हैं, उनकी बात आप कर सकते हो। सब लोग यही चाहते हैं कि भाई उनका सहयोग करने वाले या बीजेपी के साथ लंबे वक्त से जुड़े रहने वाले लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए। और अगर कोई भी पद के लिए उनको रिकमेंड किया जाता है, चुनाव में लड़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है, तो पार्टी को भी इसका जो कह सकते हैं कि सुझाव को के ऊपर गौर करना चाहिए और कहीं न कहीं नामों पे तवज्जो देना चाहिए। लेकिन जिस तरह 16 नामों के कटने की बात आ रही है, एक भी नाम ऐसा लग नहीं रहा है कि अनिल विज के जो खेमे से गया है वो उसको एक्सेप्ट किया। मोहनलाल बड़ोली ने बिना किसी बात का जवाब दिए वो अपनी गाड़ी में बैठे और तुरंत पंचकुला से और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो इस बात के संकेत हैं कि जब अपने ऊपर बीतती है तो आप कुछ भी कहने को तैयार नहीं होते, लेकिन दूसरे पर जब सवाल उठते हैं तो उसके खिलाफ आप जो है कड़ा। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण बताओ नोटिस जारी करने का सीधा मतलब ये था कि अनिल विज जो अपनी ही सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अनिल विज शांत हो जाए, अनिल विज की नाराजगी दूर हो जाए, अनिल विज अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरना बंद कर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये अनुमान गलत तब साबित हुआ जब अनिल विज एक बार फिर से बागी तेवर इख्तियार करते हुए नजर आए। हरियाणा में निकाय चुनाव 2 मार्च को है और 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के जरिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई और अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिए कि उनके कई समर्थकों के नाम इस लिस्ट से हटा दिए गए, जिसके बाद सुबह ही अनिल विज के घर पर इन समर्थकों का तांता लग जाता है और अनिल विज के आगे शिकायत करते हुए ये समर्थक नजर आते हैं, जिसके बाद अनिल विज ये कहते हैं कि हम उम्मीदवारों की लिस्ट को होल्ड करवा देंगे, लेकिन आप सभी के नाम उसमें शामिल करवाएंगे। अनिल विज ने इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी तक दे डाली, अगर उनके समर्थकों के नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं किए गए तो वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे बल्कि विदेश पहुंच जाएंगे। अब ऐसे में अनिल विज करना क्या चाहते हैं, बड़ा सवाल बन जाता है कि हरियाणा की राजनीति में जहां अनिल विज को अपनी सरकार का साथ देना चाहिए था, वहीं अनिल विज अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सवाल हरियाणा की राजनीति में अनिल विज से जुड़ जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या लगता है अनिल विज को लेकर ये सोचा गया था कि अब शांत हो जाएंगे, कारण बताओ नोटिस का जवाब भी इन्होंने दे दिया, नाराजगी थी दूर कर ली गई, लेकिन एक बार फिर से निकाय चुनाव को लेकर ये तक कह देना कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, विदेश पहुंच जाऊंगा, क्या कहेंगे आप कि अनिल विज अब कुछ ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी भी शायद आजमाइश ज़्यादा कर रही है अनिल विज की, क्योंकि जो नाम उन्होंने भेजे थे उनके कोई भी नाम शामिल नहीं किया गया है। 16 नामों का जिक्र हो रहा है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जो मेरे समर्थक हैं, मेरे सहयोगी हैं, जो दिन रात कह सकते हैं बीजेपी के लिए काम करते हैं, और अगर मैं कुछ लोगों के नाम रिकमेंड करता हूं तो आखिर उनके नाम क्यों काटे जा रहे हैं, ये मुझे बताया जाना चाहिए। जेपी नड्डा को एक ईमेल भी करते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मेरे जो सुझाव के लोगों को नाम शामिल नहीं किए गए तो मैं प्रचार प्रसार भी नहीं करूंगा और विदेश चला जाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि अनिल विज की जो तेवर है वो नरम होने का नाम नहीं ले रहे। और जाहिर बात है कि देखिए नाज़रीन की, अगर अनिल विज को देखा जाए तो एक बड़े कद के नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, 20-25-30 साल से लगातार बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम पदों पर काम कर चुके हैं। ऐसे में अगर वो कोई सुझाव रख रहे हैं, कोई नाम दे रहे हैं, तो जाहिर बात है बीजेपी को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार अनिल विज के दिए नामों को या सुझावों को जिस तरह दरकिनार कर रही है, वो अपने आप में ये बताता है कि क्या बीजेपी को भी अनिल विज की जरूरत नहीं है, और क्या अनिल विज को दरकिनार करने का मकसद यही है कि नायब सिंह सैनी नहीं चाहते कि अनिल विज का ज्यादा दखल इन सब चीजों में हो। और ये जो बातें निकल के सामने आती हैं उसमें कहीं ना कहीं अनिल विज को भी ये लग रहा है कि भाई अगर बीजेपी आला कमान भी मेरी बात नहीं सुनेगा तो आने वाले दिनों में जिस तरह से वो कह भी रहे हैं कि मैं चुनाव प्रचार तो करूंगा नहीं, साथ में विदेश चले, यानी कि ये बता रहे हैं कि भाई मैं बीजेपी के साथ में अब खड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि बीजेपी मेरी बातों पर जब ध्यान नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे और लगातार उनकी बातों को, उनकी जो सुझाव है उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि अनिल विज को बीजेपी बहुत सीरियसली नहीं ले रही है। सर यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत ने ये कहा था कि मेरे समर्थकों के भी नाम शामिल होने चाहिए। अहिरवाल बेल्ट में लगभग आप 10 से ज्यादा ऐसे चेहरों को देखेंगे जो राव इंद्रजीत के समर्थकों में देखे जाते हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताया भी था।
क्या बीजेपी को ये यकीन था कि राव इंद्रजीत जिन नामों को आगे कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इन निकाय चुनाव में अनिल विज जो नाम आगे कर रहे हैं वो चुनाव नहीं जिता पाए? देखिए दो बातें होती हैं नाज़मीन। एक तो ये होती है कि जब आप कोई भी पॉलिटिकल क्षेत्र में होते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका सहयोग करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। और देखिए एंड ऑफ द डे पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं से मजबूत होती है। ज़मीनी स्तर पर जो लोग काम करते हैं, बूथों पर जो लोग काम करते हैं, छोटे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उन्हीं की वजह से पार्टी मजबूत होती है। और ग्राउंड लेवल पर अगर आप मजबूत है, संगठन आपका मजबूत है, तो आप कह सकते हैं परिणाम अपने पक्ष में लेकर आ सकते हैं। और इसी के एवज में अब अनिल विज चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है, और सिर्फ अनिल विज नहीं बल्कि जिस तरह आपने राव इंद्रजीत का जिक्र किया, तमाम और भी लोग हैं, उनकी बात आप कर सकते हो। सब लोग यही चाहते हैं कि भाई उनका सहयोग करने वाले या बीजेपी के साथ लंबे वक्त से जुड़े रहने वाले लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए। और अगर कोई भी पद के लिए उनको रिकमेंड किया जाता है, चुनाव में लड़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है, तो पार्टी को भी इसका जो कह सकते हैं कि सुझाव के ऊपर गौर करना चाहिए और कहीं ना कहीं नामों पे तवज्जो देना चाहिए। लेकिन जिस तरह 16 नामों के कटने की बात आ रही है, एक भी नाम ऐसा लग नहीं रहा है कि अनिल विज के जो खेमे से गया है वो उसको एक्सेप्ट किया गया है बीजेपी से। तो यहाँ पर यही बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भाई मेरे नामों को तवज्जो नहीं दी जा रही, हम जानते हैं कि पार्टी के लिए कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, जब उन नामों को आप काट देते हो या उन नामों को आप छांट देते हो, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई आपको हमारी और हमारे साथ जो समर्थक उनकी तवज्जो नहीं है, वो आपके लिए शायद जरूरी नहीं है। इसीलिए अनिल विज ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुझे ज्यादा परेशान किया गया, ज्यादा मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया, तो मैं प्रचार तो करूंगा नहीं, साथ में विदेश चला जाऊंगा, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर अकेला छोड़ दूंगे, भाई आप जैसा चाहें वैसा करिए, मैं अब आपके साथ नहीं खड़ा हूं। और ये जो नाराजगी है आने वाले लेवल पे अगर आप देखें तो जाहिर बात है कि अनिल विज कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि पार्टी छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आप देखें लगातार जिस तरह से उनके जो रुख है, जो तेवर है, वो नरम पड़ने के बजाय और ज़्यादा उग्र दिखाई पड़ते हैं। लगातार बीजेपी को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, जेपी नड्डा को खत लिखते हुए नजर आते हैं, जेपी नड्डा से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप ये मानकर चले आने वाले दिनों में अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया तो कोई बड़ा कदम उठाते हुए अनिल विज नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 48 सीटों पर जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने की है। बहुमत से लगभग 2 से 3 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लेकिन अनिल विज जिस आधार पर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, इसे कहीं ना कहीं यही मालूम होता है कि क्या अपनी ही सरकार को हरियाणा में गिराने वाले हैं। क्या न्याप सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अनिल विज खुद नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे? दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, अनिल विज का जो रुख है, इससे जुड़े हुए 2 सवाल पूछना चाहूंगी एक साथ ही। जहां कांग्रेस पार्टी के चौधरी वीरेंद्र ये कहते हैं कि अनिल विज ही वो चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी में कम से कम बोल तो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली है। पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, अनिल विज उनकी गिरफ्तारी तक की बात कर देते हैं, और मोहन लाल बड़ोली ये कहते हैं कि वो पार्टी की रीति नीतियों पर चल रहे हैं, उन्होंने कोई भी पार्टी के खिलाफ कदम नहीं उठाया है। तो आखिरकार कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किया गया? देखिए यहाँ पर नाज़मीन मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह का। बड़े राजनेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हरियाणा में अच्छी खासी सियासी पकड़ है उनकी, और देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि पिछले टर्म में जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उस दौरान उनके बेटे जो हैं चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह, वो भी हिसार से सांसद बने थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी में वापसी कर ली थी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त तक रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है जिस तरीके की अपने अंदाज में जो आवाज उठानी थी उसको उठाया, चाहे हाईकमान नाराज हो या प्रदेश संगठन नाराज हो। भूपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि भाई अनिल विज जो है वो सही तो बात कह रहे हैं कि आप ही तो राजस्व विभाग के पटवारियों की सूची जारी करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो उन तमाम IAS अधिकारियों की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं जिन जिन डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा खबरें आ रही हैं। मैं हरियाणा का एक यहाँ पर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें CM विंडो में जो शिकायतें दर्ज करवाई जाती रही हैं उससे लोग नाखुश हैं, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो पाती है। और पिछले करीब 3 महीने में 30% जो CM विंडो पर शिकायतें दर्ज करवाई जाती थी उससे लोग नाखुश हैं, इससे उनमें गिरावट आई है। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं इस बात का यहाँ पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने जो है शासन प्रशासन पर कंट्रोल कर रखा है और हरियाणा लगातार नॉन स्टॉप गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन देखा जाए तो हर वर्ग में इस वक्त जो है नाराजगी देखने को मिल रही है। दूसरा सवाल आपने पूछा यहाँ पर मोहन लाल बड़ोली का, तो मोहन लाल बड़ोली पर गंभीर आरोप लगे। उस दौरान करीब 1 महीने तक मोहन लाल बड़ोली मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। मुझे याद है कि जब सिविल सचिवालय
में वो नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने गए थे। उस दौरान हमारे तमाम साथी जो थे वो उनसे बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन मोहनलाल बड़ोली ने बिना किसी बात का जवाब दिए वो अपनी गाड़ी में बैठे और तुरंत पंचकुला से और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो इस बात के संकेत हैं कि जब अपने ऊपर बीतती है तो आप कुछ भी कहने को तैयार नहीं होते, लेकिन दूसरे पर जब सवाल उठते हैं तो उसके खिलाफ आप जो है कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में कई ऐसे मंत्री जो दिखाई देते हैं यहाँ पर, जिन पर दबाव है, क्योंकि कई ऐसे मंत्री जो पहली बार मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो अनिल विज के पास समस्या ये है कि उनके पास विधायकों का संख्या बल मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप ही बताते हुए नजर आए हैं कि राव नरबीर हैं, अपनी सरकार को घेर रहे हैं, राम कुमार गौतम की बात करें, मंत्री पद नहीं मिलता है, नाराज नजर आते हैं। कई चेहरे हैं जो विधायक तो नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर चुके हैं। क्या नहीं लगता है कि अब अनिल विज को साथ मिलेगा उन सबका? देखिए, रामविलास शर्मा हो, राव नरबीर सिंह हो या फिर राम कुमार गौतम हो, इन तमाम नेताओं ने अनिल विज की इस बगावत को एक तरीके से पार्टी के तमाम उन नेताओं को जगाने का प्रयास बताया है, जिसमें खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हैं। राम कुमार गौतम का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो आवाज जो उठा रहे हैं, ऐसी आवाज लगातार उठाई जानी चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी हैं उनके जो राजनीतिक पहुंच है वो अलग अलग राजनीतिक दलों में मजबूत है, जिसके चलते वो यहाँ पर मंत्रियों की बात को नहीं मानते हैं। दूसरी ओर आपने राव नरबीर सिंह का नाम लिया, वो बादशाहपुर से विधायक हैं। गुरुग्राम जिला जो है इसको भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए पिछले दिनों नजर आए थे, और उन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरे पास फुल यहाँ पर चार्ज आएगा, मैं तमाम उन भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकालने का काम करूंगा जो गुरुग्राम में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। तो यहाँ पर अनिल विज को समर्थन मिल रहा है नाजमीन, लेकिन उस आधार पर समर्थन नहीं है कि यदि वो पार्टी को छोड़ने का कोई यहाँ पर कदम उठाए और उस कदर उनको सहयोग मिल पाए, यदि वो मंत्रालय का यहाँ पर जो है इस्तीफा देते हैं, तो फिर दूसरे लोग तैयार खड़े हुए लाइन में नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यहाँ पर आश्वस्त है कि अनिल विज जो है पार्टी के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और दूसरी छोटी सी बात ये बता पाऊंगा कि यहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर की जो लॉबी है, उस लॉबी में अनिल विज नहीं आते हैं, और इस बार जो सरकार ये बनी है इसमें मनोहर लाल खट्टर की लॉबी को ही तवज्जो दी जा रही है, चाहे वो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे उनके ओएसडी को नियुक्त करना हो, चाहे तमाम जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनमें यहाँ पर आरएसएस से संबंध रखने वाले बड़े बड़े लोगों को वहां पर उन मंत्रालयों का ओएसडी बना करके मंत्रियों पर दबाव बनाना हो। मनोहर लाल खट्टर की इस वक्त हरियाणा में अच्छी खासी मजबूत इस सरकार में पकड़ है, और यदि बड़ा कद और पद चाहिए तो मंत्रियों को कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के इर्द गिर्द ही रहना पड़ेगा, उसी आधार पर वे सरकार में बने रह सकते। राज्यों में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जहाँ किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ उतर जाते हैं, फोन टैपिंग का मामला बताते हैं, वहीं किरोड़ी लाल मीणा को भी कारण बताओ नोटिस जारी होता है। लेकिन देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में मामले को संभाल लेते हैं, लेकिन अनिल विज है मामले को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या हरियाणा की राजनीति में अनिल विज अपनी ही सरकार को धराशायी करते हुए नजर आएंगे। अनिल विज का ये रुख और अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करना, क्या अनिल विज पर भारी पड़ेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहे स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।